Within current affairs news discussion. Today the date is 7th of April 2026. So we are going to discuss it from the perspective of UPSC as well as APSC. So let's start. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हेल्थ इनक्वालिटीज़ इन इंडिया। असम ट्रिब्यून का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं पेपर 2 के गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एज वेल एज हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड। राइट नाउ वर्ल्ड, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बता दे रहे हैं। देखो, हेल्थ इनइक्वालिटीज़ मतलब हेल्थ चेकअप की बात करें, हेल्थ चेकअप की एक्सेसिबिलिटी की बात करें, है ना, अगर रिच पुअर के बीच में, मेन वुमेन के बीच में, राइट, अलग अलग जगह में इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल को पूरे हम लोग जीएस पेपर के इस टॉपिक से रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यस, हेल्थ के रिलेटेड अगर आप पास्ट ईयर में भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन हैज डायरेक्टली कम। राइट, सो वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 एंड ग्लोबल हेल्थ अप्रोच के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था। इसका थीम था टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, और द थीम वॉज बीन गिवन बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मेन इसका जो फोकस एरिया था दैट हाँ, हेल्थ पॉलिसीज दुनिया भर में लाना है बट वो साइंस बेस्ड होना चाहिए। राइट, मेडिसिन एक्सेसिबिलिटी करवाना है बस एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, और इसके लिए दुनिया भर, दैट इज हर एक कंट्री को, वो रिच कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, हर कंट्रीज को एक साथ आना ही पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड एक वन हेल्थ अप्रोच की बारे में भी बात किया गया है। वन हेल्थ अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ इंसान का हेल्थ नहीं बल्कि एनिमल हेल्थ एज वेल एज इन्वायरमेंट हेल्थ सब कुछ देखा जाएगा, जिससे कोई भी फ्यूचरिस्टिक पैंडेमिक्स को होने से रोका जा सके और हमारे सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बनाया जा सके। सो आई होप दैट यहाँ पर वन हेल्थ अप्रोच क्या है, दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। राइट नाउ, अगर हम लोग की ग्लोबल इनिशिएटिव्स देख लेते हैं 2026 में हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे दुनिया भर में इनिशिएटिव्स चले हैं, जैसे इंटरनेशनल वन हेल्थ समिट, ग्लोबल फोरम फॉर WHO कोलाबोरेटिंग सेंटर्स। और ये सब क्यों कंडक्ट किए गए? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ये नेटवर्किंग क्रिएट करते थे। से फॉर एग्जांपल ये सबमिट किया गया तो क्या एक ही देश के हेल्थ लीडर्स आएंगे? क्या नहीं ना, अलग अलग रीजन्स के हेल्थ लीडर्स, बिजनेस व्हाट्सएवर, ये सारे एक साथ इकट्ठा होंगे। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा था जिसके तहत लार्जर साइंटिफिक कोलाबोरेट किया जा सके इस नेटवर्क में और स्ट्रेंथन किया जा सके हमारा ग्लोबल गवर्नेंस इन हेल्थ में। हेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में अगर बात किया जाए, यस, जो क्या टॉपिक भी है हमारे पूरे इस यूनिट का, तो यहाँ पे बोला गया हेल्थ इनइक्वालिटी मतलब क्या, दैट देखो, अमंग द पॉपुलेशन बहुत समय क्या हो जाता है ना, दैट हेल्थ जो है वो काफ़ी अनफेयर वे में एक्सेसिबिलिटी करवाया जाता है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं विच आर अवॉइडेबल बट यस दे आर नॉट बीइंग डन राइट। एंड वाई दीज थिंग्स आर हैपन, क्यों कोई गरीब को हमारा हेल्थ प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि एडुकेशन का लैक है। तो क्या होता है ना, दैट लोग अपना मुंह खोलते भी नहीं है ठीक से। राइट, मतलब दे डोंट रेज वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस इफ दे आर इवन ऑब्जर्विंग दैट। राइट, हेल्थ इनइक्वालिटीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देख लेंगे, हाउसिंग कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा पुअर हाउसिंग कंडीशंस होते हैं, सैनिटेशंस पुअर कंडीशंस होते हैं। तो आप खुद सोचिए ना, अगर आप ऐसे जगह में रहते हो जो कि आसपास का पूरा जगह ही गंदा है, तो आप कैसे हेल्दी रह सकते हो? राइट, लिमिटेड हेल्थ केयर का एक्सेस हम लोग को कहीं ना कहीं देखने को इन रीजन्स में मिल रहा है। राइट, इसी के लिए ही तो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाता। अब देखो, बहुत समय होता है ना, सुनते होंगे आप दैट जो छोटे छोटे टाउन्स या फिर गांव के लोग जो है, कभी भी अगर हेल्थ का चेकअप करवाने होते तो वो लोग कहाँ पर जाते हैं? बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? सामने वाले बड़े शहरों में चले जाते हैं। अब क्यों जाता है ऐसा? क्योंकि शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट, बड़े बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपरली एक्सेसिबल होती है। पर क्या ये छोटे छोटे शहरों में होता है? नहीं, छोटे छोटे शहरों में ये नहीं होता है। राइट, इसीलिए तो एक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है। इनफैक्ट एक केस स्टडी लिया गया था रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसमें भी देखा गया असम और अरुणाचल प्रदेश में अगर देख लीजिएगा, यहाँ पे वुमेन्स के बारे में अगर बात करें, 10 years प्लस स्कूलिंग अराउंड 29.6% वुमेन्स ने किया है। बट वहीं पर वैसे वुमेन्स हु आर still associated in paid work, how much are they? 19%, मतलब roughly around 10% are sitting idly.
राइट ना, वुमेन्स विद 10, अब वहीं पर अगर अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिएगा, वुमेन प्लस 10 ईयर्स प्लस स्कूलिंग, दैट वाज 31%। तो कहीं ना कहीं अगर इसको प्रॉपरली एनालाइज करें तो जेंडर डिस्पैरिटी तो हम लोग को देखने को मिल ही रहा है, प्लस कम एडुकेशन, लो एडुकेशन, ये दोनों मिलाकर हम लोग अगर हेल्थ आउटकम देख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा पुअर हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। अगर हम लोग लिंक को स्टैब्लिश करने की कोशिश करें बिटवीन पॉवर्टी, एडुकेशन एंड हेल्थ, तो यस, पॉवर्टी दैट इज गरीबी के कारण क्या हो रहा है, मैल न्यूट्रिशन, राइट। अच्छा, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण क्या हो रहा है, पुअर लिविंग कंडीशंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, लिमिटेड एक्सेस देखने को मिल रहा है टू हेल्थ केयर। बट वहीं पर अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिंकेजेस को अगर हेल्थ से रिलेट करें तो यस, एसडीजी 2 क्या बोलता है, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। मतलब क्या, इनडायरेक्टली हेल्थ को देख कर रहा है, मतलब हेल्थ को ही तो प्रमोट किया जाने की बात बोली जा रही है। SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के बारे में भी अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट, SDG 3 भी ओवरऑल हेल्थ के बारे में ही बोल रहा है। मतलब की आइडिया क्या है, दैट यस, हेल्थ इनइक्वालिटी जो है दुनिया भर में इंटरकनेक्टेड है एंड इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट हेल्थ, कोई भी अगर डेवलपमेंट फ्यूचर में ले आए तो उसमें एक हेल्थ का कंपोनेंट हम लोग को रखना पड़ेगा, राइट, whether it be anything for that matter। ग्लोबल सिनारियो अगर देख लीजिए इनइक्वालिटीज में, रफली अराउंड 2 बिलियन पीपल्स फेस कर रहे हैं कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, जिसमें 30% पॉपुलेशन तो ऐसे हैं हु आर लैकिंग एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। और इसका इम्पैक्ट क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट यही है दैट लोग दे आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी। एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट, यस, अवॉइडेबल डिजीजेस, प्रीमेच्योर डेथ्स, इकोनॉमिक लॉसेस हो रही है ना। सो व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस टू द ग्लोबल प्रेजेंटली हेल्थ सिनारियो, अगर देख लीजिएगा बहुत सारे एक्स्ट्रा चैलेंजेस भी है। ये सब जो हो रहा है ना, इस सब के पीछे भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस भी हैं विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक, इससे लोगों का जॉब गया, लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए, राइट। बहुत सारे लोगों का ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी जो है हेल्थ केयर का, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है दैट ये भी एक हेल्थ कैटास्ट्रोफ को प्रमोट कर रहा है, राइट। वहीं वीक हेल्थ सिस्टम्स, राइट, सरकारी अस्पतालों में देखो ना कितने सारे फैसिलिटीज ही अवेलेबल है। अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाओगे, वो लोग बोल देंगे नहीं नहीं भाई, सामने वाला बड़ा वाला अस्पताल में चला जाओ, हम लोग इसको नहीं देख पाएंगे। व्हाट इज दिस, वॉर, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के समय में भी हेल्थ ही तो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया दैट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अगर बात करें तो ये क्या है, जो क्या इस आर्टिकल में भी बताया गया है दैट हाँ, क्यों ना हम लोग ऐसा एक इनिशिएटिव इंश्योर करें जिससे कि इंश्योर किया जा सके हर एक इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल्स गेट क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप, है ना। और इसको हम लोग कर सकते कैसे, हम लोग प्रो इक्विटी पॉलिसीज़ को ले आएंगे, हम लोग स्ट्रेंथन करना पड़ेगा हम लोग को देश में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हुआ आपका सरकारी अस्पतालों में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। So with this, whatever we have discussed so far on the basis of One Health approach, this is the question that has been given. Please try to solve it in the comment section below. I hope that you can easily answer this. Next यूज हम लोग बात करेंगे इंडिया का विंड एनर्जी ग्रोथ फ्रॉम द ईयर 2025 टू द ईयर 2026। इस पूरे टॉपिक को आप जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। क्यों न्यूज़ में दहा पता है, क्योंकि इंडिया ने हाईएस्ट एवर एनुअल विंड एनर्जी कैपेसिटी का एडिशन हुआ है इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 एंड दिस इज अराउंड 6 गीगावाट, इनफैक्ट 6.05 गीगावाट का एनर्जी प्रोडक्शन हम लोग एक्सेसिबल इंश्योर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी प्रोडक्शन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इससे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है दैट इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रही है और इंडिया का मोमेंटम इस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहा है। वी वांट टू मेक श्योर दैट हम लोग लीड ले इन दिस ग्लोबल विंड एनर्जी मार्केट। यही नहीं, इससे हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू एनर्जी सिक्योरिटी और साथ ही साथ रिड्यूस कर रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट एज वेल एज इंश्योर कर रहे हैं दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। नाउ अगर हम लोग इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, राइट, दैट ये जो विंड एनर्जी का ग्रोथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई तो रीज़न हुआ, पहले क्यों नहीं होता था, अभी से अचानक से इतना ज़्यादा हम लोग लीप एंड बाउंड कैसे हम लोग आगे भाग रहे हैं। उसके मेन रीजंस है कुछ कुछ, जैसे सबसे तो मेन रीज़न यहाँ पे बोला गया पॉलिसी सपोर्ट।
गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, कहीं ना कहीं प्रोमोट किया जा रहा है बाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को भी, इम्प्रूव किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे ट्रांसमिशन जो रूट्स हैं एनर्जीज़ के उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, एक्सपैंड किया जा रहा है ग्रिड कनेक्टिविटी को, कॉम्पिटिटिव मार्केट मैकेनिज्म को इंश्योर किया जा रहा है दैट एक कॉम्पिटिटिव टैरिफ डिस्कवरी किया जा सके जिससे लोअर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंश्योर किया जा सके, और ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस को हम लोग इंश्योर कर सके। यही नहीं, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन प्रोजेक्ट दैट इज बोला गया इंक्रीज इन द प्लान्ड एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, जो भी प्लांट प्रोजेक्ट्स या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन किया जा रहा है और ग्रोथ किया जा रहा है इन द विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स भी, जिससे प्रोजेक्ट मतलब ऐसे प्रोजेक्ट, से फॉर एग्जांपल एक ग्रिड है, राइट, अब यहाँ से एनर्जी कहाँ से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका से फॉर एग्जांपल सोलर से आ रहा होगा, बट ऐसे मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया गया जिससे विंड फार्म में भी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उस एनर्जी को भी हम लोग ट्रांजैक्ट कर सके, यहां तक ले आ सके। इससे क्या हो रहा है, जो ग्रिड में जो एनर्जी का आ रहा था वो डाइवर्सिफाइड रूट से आ रहा है ना, तो वही तो बोला गया, इन्हीं टाइप के प्रोजेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये सबको इंश्योर किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर इंडिया में लीडिंग स्टेट्स देख लीजिएगा ना इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन, वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, और मेन रीज़न क्या है पता है, मेन रीज़न है फेवरेबल विंड कंडीशन। यहाँ पे विंड्स बहुत अच्छा बहती है, इनफैक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अवेलेबल है लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें हम लोग, और अच्छा ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये भी 2025 का आपको पिक्चर दिखाया गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तमिलनाडु में है, बट यस समय के साथ साथ हम लोग जहाँ पे अच्छा कंडीशंस, हमको विंड फेवरेबल कंडीशंस मिल रहा है, उस रीजन में भी हम लोगों ने प्रोडक्शंस को काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज किया हुआ है। और इसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट देख लीजिएगा यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट और पॉलिसी इंसेंटिव्स ले आई हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसेशनल कस्टम ड्यूटी, इन द फॉर्म ऑफ वेवर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इनका भी, अगर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए, और ये वेवर 2028 तक प्रोवाइड किया जा रहा है। रिन्यूएबल कंजप्शन ऑब्लिगेशन फ्रेमवर्क को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। रिन्यूएबल कंजप्शन ऑब्लिगेशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, मतलब है फॉर एग्जांपल आप आसाम में रह रहे हो और आपका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट आपको बोल देगी दैट आपको हर साल मिनिमम 30% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट से खरीदना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मतलब आप खरीदो या ना खरीदो, अगर आप गवर्नमेंट को नहीं ये डेटा दे रहे हो ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको उसके बेसिस के ऊपर पैसे चार्ज करेगी एक्स्ट्रा, समझ रहे हो। तो इस टाइप के जो ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड किया जाता है ना ऐसे कंपनीज को या फिर इंडस्ट्रीज को, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन, है ना। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, बोला गया टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जिससे कहीं पर भी अगर विंड एनर्जी प्रोडक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको स्मूदन किया जा सके। मार्केट्स में रिफॉर्म लाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा रहा है। तो यही सब तो है, इसी सब से तो मेक श्योर किया जा रहा है ना दैट समय के साथ साथ जो ग्रीन एनर्जी इंस्टॉलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है हमारे देश में। और इंडिया का टारगेट भी तो आपको पता है, हमारा टारगेट क्या है, बाई 2030 हम लोग 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी से इंक्रीज करेंगे। अब बताइए ये हवा क्या कोई फॉसिल फ्यूल है, नहीं ना, सोलर क्या कोई फॉसिल फ्यूल है, नहीं ना। तो ये सब रीजन में हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, और विंड एनर्जी अनडाउटेडली इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम लोग विंड एनर्जी से इन चीज़ों को प्रमोट करें तो यस ये अलाइन करता है विद द क्लाइमेटिक कमिटमेंट्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये ट्रांजिशन करता है टू अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी भी, जिससे कि हम लोगों को जो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लीन एनर्जी इकोनॉमी में धीरे धीरे ट्रांजैक्ट कर सके, राइट। बट सब कुछ अच्छा तो हम लोग बोल रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक बातें तो हम लोग बोल रहे हैं, बट अभी भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो क्या इंडिया के विंड एनर्जी सेक्टर को क्रिपल किया हुआ है। जैसे अगर आप सोचो विंड फार्म को सेटअप करोगे तो आपको क्या चाहिए, बड़े बड़े विंड के ब्लेड्स चाहिए, उसको कहीं पर तो सेटअप तो करना पड़ेगा ना भाई। अब इसको लगाने के लिए ज़मीन किससे लेना पड़ेगा, वहाँ के किसानों से। और हमारे देश में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, लैंड एक्विजिशन का इशू, ग्रीड इंटीग्रेशन का चैलेंज, इंटरमीडिएट नेचर ऑफ विंड, कभी विंड बहता है कभी कम बहता है,
राइट। डिलेज इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, दैट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दे तो दिया है बट वो ग्राउंड लेवल में कब सेटअप हो रहा है उसमें डिले होता है। इसलिए बोला गया वे फॉरवर्ड, दैट इज हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, हम लोग को हाइब्रिड एनर्जी मॉडल को और भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जिससे क्या जो इंडस्ट्रीज़ है, जिससे जो डिस्कॉम्स है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंसी नहीं रहे, बल्कि इन सब चीज़ के बारे में भी हम लोग एक्सप्लोर कर सके। राइट, दैट इज हाइब्रिड एनर्जी मॉडल्स। स्टोरेज टेक्नोलॉजी को इंश्योर करना पड़ेगा, ऐसे हम लोग को बैटरीज बनाने पड़ेंगे जो क्या क्या करेगा। से फॉर एग्जांपल आपके घर में आपने सोलर एनर्जी को स्टोर कर लिया है ना, तो उसको स्टोर करके इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल बैटरी होना चाहिए जिससे क्या अगर बाई चांस 2 दिन तक धूप ना भी दिखे ना, और अगर ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाए तो उसी 2 दिन तक हम लोग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके। राइट, तो उस पर हम लोग को काम करना पड़ेगा। हम लोग को ग्रिड के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, पॉलिसी कंसिस्टेंसी हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और प्रमोट करना पड़ेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, दैट इज़ हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज मेक इन इंडिया को हम लोग को प्रमोट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तभी हम लोग इंश्योर कर सकते हैं दैट हम आगे बढ़ेंगे। राइट, so whatever this article was, on the basis of this there is a MCQ which is being given with reference to wind energy in India. Consider the following statement. यहाँ पे 3 statements दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़िए। on the basis of this कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स में लिखना पड़ेगा। सो राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।